हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर गुप्त साम्राज्य और साथ ही दोस्तों संगम काल को। जैसे आप सभी को पता है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ये हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, ऐसे ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पर गुप्त काल को, जो भी यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत चीज़ें हुई थी उनको एकदम वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पर लाए हैं। यानी आप मान सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी में दक्षिण भारत के जो भी प्रमुख राजवंश हुए हैं उन सभी को भी यहाँ पर डिस्कस किया है। चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप गुप्त साम्राज्य का आप टाइम पीरियड भी नोट कर लीजिए। 319 ईसा से 540 ईसा तक ये चला था। डायरेक्टली एक मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलते हैं, अब स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? तो ये होता है दोस्तों, देखो आपको कहाँ पर होता है, प्रयाग के नगर कौसंबी में। ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। चलते हैं आगे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है कौन दोस्तों? यहाँ पर श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? यानी दोस्तों श्रीगुप्त के बाद कौन यहाँ पर शासक बना? ये था आपका यहाँ पर घटोत्कच। चलते हैं आगे। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये था यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखो, काफ़ी लोग क्या करते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक में ही आंसर कर देते हैं चंद्रगुप्त, लेकिन देख लीजिए कौन है यहाँ पर, ये है यहाँ पर श्रीगुप्त। चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बैठता है आपका 320 ईसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड है। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ? ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों। ये हुआ है यहाँ पर लिच्छवी की राजकुमारी देवी के साथ, याद कर लीजिए। चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? तो ये की गई थी यहाँ पर महाराजाधिराज की। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो ये चलाया गया था दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये था दोस्तों कौन यहाँ पर, समुद्रगुप्त। और इसे ही क्या बोलते हैं यहाँ पर, भारत का नेपोलियन। डायरेक्टली क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? तो ये बैठता है आपका 335 ईसा में। देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज है इसमें आप मान के चलना, जैसे कोई भी टॉपिक है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको सभी इस वीडियो में यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी देखो, जो जिसने पहले वीडियोस नहीं देखे, हम एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं। पहले हम कर रहे हैं हिस्ट्री को कवर, इसके बाद करेंगे हम पॉलिटी, इसके बाद करेंगे हम ज्योग्राफी। तो देखो, हिस्ट्री में यहाँ पर सबसे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता को ऐसे ही कवर किया है। इसके बाद वैदिक संस्कृति, जितने भी टॉपिक्स हैं हमने कर लिए कवर। जिसने नहीं देखा है वो दोस्तों हिस्ट्री टॉपिक वाइज वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, और इसी वीडियो के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं उस पूरी प्लेलिस्ट को ही पिन कर दूंगा। आप जरूर एक बार जाकर देख लीजिए दोस्तों। हिस्ट्री को कवर करना ही पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि मान के चलना आप 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन हिस्ट्री से यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? तो ये एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये है यहाँ पर 9 राजाओं को पराजित किया था। चलते हैं आगे। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? देखो, डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे यहाँ पर आर्यव्रत के कितने शासकों को, आंसर करोगे 9। इसी प्रकार अगर पूछेंगे दक्षिणाव्रत के, ये हैं यहाँ पर 12। चलते हैं आगे। समुद्रगुप्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये था यहाँ पर हरिसेन, और इसकी रचना देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये करी गई है यहाँ पर इलाहाबाद का जो प्रशस्ति लेख है, इसकी रचना किसने करी है? ये की गई है हरिसेन के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? ये भी रिपीटेड है दोस्तों। ये था यहाँ पर विष्णु का उपासक। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों यहाँ पर 2 धारण की गई थी। एक है यहाँ पर अश्वमेध कर्ता, दूसरी है यहाँ पर विक्रमांक। दोनों में से कोई भी पूछ लेंगे। बताइए यहाँ पर गुप्त साम्राज्य में विक्रमांक की यहाँ पर उपाधि किसने धारण करी? आंसर करोगे समुद्रगुप्त। चलते हैं आगे नेक्स्ट। किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है? तो ये बोला जाता था दोस्तों यहाँ पर समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय। और इससे पूछ लेंगे आपको राजगद्दी पर कब बैठा? ये बैठता है आपका 380 ईसा में। चलते हैं आगे। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किस शासन काल में भारत आया? तो ये आता है दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त के शासन काल में। ये द्वितीय है, देख लीजिए, चीनी यात्री है, नाम भी देख लो, ये है आपका फाहियान। चलते हैं आगे। किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। शकों को पराजित किया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सिक्के चला दिए थे, किस चीज की धातु से बने? ये है आपकी चांदी। चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये होता है दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम। बाकी गोविंद गुप्त भी इसी का नाम है। गद्दी पर कब बैठा?
415 ईसा में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करता है आपका कुमारगुप्त। इसी में पूछ लेंगे इसको ध्वस्त किसने करा, ये आपका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। कहीं कहीं पर मोहम्मद बिन बख्तियार भी आपको मिल जाएगा। चलते हैं आगे। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये होता है आपका स्कंदगुप्त। अब पूछ लेंगे आपसे स्कंदगुप्त गद्दी पर कब बैठा? 455 ईसा में। स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल। ये है आपकी सुदर्शन झील। कहाँ पर स्थित है? गिरनार पर्वत पर। ये भी आप नोट कर लो बिल्कुल यहाँ पर। आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? तो ये किया गया है आपका यहाँ पर सौराष्ट्र का। चलते हैं आगे। हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में शुरू हो गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये है आपका स्कंदगुप्त। देखिए दोस्तों, जो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें मैं अलग से स्पेशल मार्क कर दूंगा, उसको तो आप बिल्कुल पॉज करके याद कर लेना। चलते हैं आगे। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बार बार बोलता हूँ, जो भी साम्राज्य आ रहा है उसका यहाँ पर स्टार्टिंग संस्थापक याद कर लो, उसकी राजधानी और उसका अंतिम शासक देख लिया था हमने। इस संस्थापक था श्रीगुप्त। अंतिम कौन है यहाँ पर? ये है यहाँ पर भानुगुप्त। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बन सकता है। चलते हैं आगे। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी यहाँ पर देश। इसके अलावा दूसरी प्रादेशिक इकाई पूछेंगे, ये थी आपकी भुक्ति। गुप्त वंश में देश के शासक क्या कहलाते थे? तो ये बोलते थे यहाँ पर गुप्ता। गुप्त वंश में भुक्ति के शासक क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे दोस्तों उपरिक। चलते हैं आगे। भुक्ति के नीचे कौन सी प्रशासनिक इकाई होती थी? ये होती थी यहाँ पर विषय। और ये पूछ लेंगे विषय के प्रमुख को क्या कहलाते थे? ये था यहाँ पर विषय पति। चलते हैं आगे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? ये सब गुप्त वंश की बात चल रही है। ये कहलाता था यहाँ पर दंडपाशिक। और पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को बोला जाता था चार्ट एवं भाट। डायरेक्टली पूछ लेंगे गुप्त साम्राज्य में बताइए चार्ट एवं भाट का संबंध किससे है? आंसर करोगे पुलिस विभाग से। चलते हैं आगे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, तो ये थी दोस्तों यहाँ पर ग्राम। और ग्राम का प्रशासक किसके द्वारा संचालित होता था? ये होता था आपका ग्राम सभा के द्वारा। चलते हैं आगे। ग्राम सभा का मुखिया कहलाता था, ये बोलते थे दोस्तों यहाँ पर ग्रामिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था पेट। ये है क्वेश्चन रिपीटेड। चलते हैं आगे। गुप्त शासन में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किसमें है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में। दामोदरपुर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? ये है आपका कुमारगुप्त। चलते हैं आगे। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थी दोस्तों उपज का 1/4 से 1/6 भाग। चलते हैं आगे। कृषि करने योग्य भूमि को बोला जाता था, तो ये बोला जाता था दोस्तों यहाँ पर क्षेत्र। और पूछ लेंगे वास करने योग्य भूमि को, ये बोलते थे यहाँ पर वास्तु। आगे चलते हैं। पशुओं के चारा योग्य भूमि को कहा जाता था, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है चारागाह भूमि। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे बोलते थे यहाँ पर खिल्य। चलते हैं आगे। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी गुप्त काल में बोलते थे इसको अपरहत। सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग करा जाता था? इंपॉर्टेंट है ये भी आपका रहट या घंटी यंत्र, वैसे ऑप्शन में मिलेगा रहट। चलते हैं आगे। श्रेणी के प्रधान को क्या बोला जाता था? तो ये बोलते थे दोस्तों ज्येष्ठक। चलते हैं आगे। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ये है काफ़ी रिपीटेड और इम्पोर्टेंट, ये है आपका उज्जैन। चलते हैं आगे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी की? तो ये आई होप नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। गुप्त राजाओं के द्वारा की गई थी सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं। गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या बोला गया है? तो ये बोला गया है दोस्तों यहाँ पर दिनार। चलते हैं आगे। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? तो ये मिलता है हमें दोस्तों याज्ञवल्क्य समिति में। आगे चलते हैं। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपका यहाँ पर ओशनम स्मृति में। चलते हैं आगे। विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? तो ये चढ़ाते थे दोस्तों सबर जाति के लोग। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? ये आई होप सबने पढ़ा होगा दोस्तों 510 ईसा का भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख। डायरेक्टली पूछ लगते हैं ऐरण अभिलेख का संबंध किससे है? ये है आपका भानुगुप्त कब का है? 510 ईसा का। चलते हैं आगे। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या बोला जाता था? तो ये बोलते थे दोस्तों गणिका। और वृद्ध वैश्याओं को ये बोला जाता था कुट्टनी। चलते हैं आगे। गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, ये थे यहाँ पर वैष्णव धर्म के अनुयायी। गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह क्या था? ये रिपीटेड है दोस्तों, ये था यहाँ पर
वाहन गरुड़, ये किसका है? विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़। चलते हैं आगे। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कहाँ पर है देख लो, ये है आपका झांसी में। चलते हैं आगे। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में गुप्तकालीन गुफाएं कौन सी हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल पूछ लेते हैं। कौन सी हिंदू धर्म से संबंधित है, कौन सी गुप्त धर्म से, कौन सी बौद्ध धर्म से, ये अभी आगे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिलहाल आप ये नोट कर लो, इसमें गुप्तकालीन गुफाएं हैं नंबर 16 और 17 की। चलते हैं आगे। गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? ये बोला गया यहाँ पर चित्रशाला। इंपॉर्टेंट है। चित्रशाला में किन घटनाओं से संबंधित चित्र उद्गत किए गए हैं? तो ये किए गए हैं, देखो दोस्तों, बुद्ध के जन्म, बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण, ये डायरेक्टली बोल देते हैं क्वेश्चन की। गृह त्याग को क्या बोला जाता है? बुद्ध के गृह त्याग को ये बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। और महापरिनिर्वाण पूछ लेते हैं बौद्ध धर्म में क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? बुद्ध की मृत्यु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। अजंता की गुफाएं किस बौद्ध शाखा से संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपके महायान शाखा से। आप सभी को पता होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति जैसे ही खत्म होती है, बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। एक यही है महायान, दूसरा क्या है? हीनयान। तो क्वेश्चन ये भी निकल के आ सकता है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में किस संगीति के बाद विभक्त हुआ? आंसर करोगे चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। और कहाँ पर होती है? ये होती है आपकी कुंडलवन में। चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो ये थे दोस्तों महाकवि कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हैं आपके धन्वंतरी। चलते हैं आगे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित किस ग्रंथ को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है? यह आपका पंचतंत्र, संस्कृत भाषा में लिखा गया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं किस पीरियड में लिखा है? ये आपके गुप्त पीरियड में। चलते हैं आगे। आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? तो 2 हैं, काफ़ी रिपीटेड हैं। एक है आर्यभट्टियम, दूसरा है सूर्य सिद्धांत। सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सबको पता होगा, आर्यभट्ट। चलते हैं आगे। पुराणों की वर्तमान रूप में संरचना किस काल में हुई? तो ये होती है आपके यहाँ पर गुप्ता पीरियड में। चलते हैं आगे। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ये बोला जाता था दोस्तों यहाँ पर रुपये का। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई है? तो ये सभी की हुई है यहाँ पर गुप्त काल में। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को याद कर लो। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग ये बोला जाता है गुप्ता पीरियड को। चलते हैं आगे। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो ये थे दोस्तों कौन? यहाँ पर आर्यभट्ट। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये था दोस्तों अपने कला और स्थापत्य कला के लिए। ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? आई होप सबको पता होगा दोस्तों, बौद्ध धर्म से। स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? इंपॉर्टेंट है ये भी, देखो कहोम स्तंभ लेख है। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि कहोम स्तंभ लेख किससे संबंधित है? ये है आपका स्कंदगुप्त से क्या बोला गया? शक्रोपम। चलते हैं आगे। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो ये मांगी गई थी बोध गया पर बनाने की। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ये भी होता है आपका यहाँ पर गुप्ता पीरियड में। चलते हैं आगे। मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4th सदी में होता है। चलते हैं आगे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये थी दोस्तों एक राज्य तंत्रात्मक प्रणाली थी। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो देख लीजिए, अमरकोश लिखा गया है किसके द्वारा? अमर सिंह के द्वारा। ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये भी हुआ है दोस्तों गुप्त काल में। चलते हैं आगे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये लिखा गया है महाकवि कालिदास जी के द्वारा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी दोस्तों यहाँ पर गुप्त साम्राज्य की। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? तो ये था दोस्तों कौन? अग्निमित्र। पूछ सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन। देख लीजिए रचना भी किसकी है? ये है यहाँ पर महाकवि कालिदास की। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। ये थी आपकी गुप्त काल में। अजंता गुफाओं के सरीखी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ मिली हैं? ये मिली हैं आपकी बाग, ये जगह है आपकी धार। चलते हैं आगे। बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई? ये भी होती है आपकी गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर अभिज्ञानम शाकुंतलम। ये आई होप सबको पता ही होगा किसके द्वारा लिखा गया है।
गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भी नोट कर लो कहाँ से प्राप्त हुआ है, बयान से। ये कहाँ पर है आपका, भरतपुर में बयाना है ये जगह। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है, तो ये जाता है आपका गुप्त युग को। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपनी वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीणा बजाते हुए आकृति पूछ लेंगे, कौन है, समुद्रगुप्त। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रिपीटेड है। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है, तो ये संबंध है आपका यहाँ पर चिकित्सा से। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों, ये है आपका रामगुप्त। आगे चलते हैं। सर्व राज्योच्छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की, ये की गई थी यहाँ पर समुद्रगुप्त। अभी हमने ऊपर देख लिया है, भारत का नेपोलियन भी इसी को बोला जाता है। हरिसेन किसका राज दरबारी कवि था, तो ये था दोस्तों यहाँ पर समुद्रगुप्त का। डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे, हरिसेन किसके समकालीन पूछ लेंगे आपसे, ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। चलते हैं आगे। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में मानी जाती है, तो ये यहाँ पर अभिज्ञानम शाकुंतलम। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे, ये शायद अभी देख लिया दोस्तों, ये है यहाँ पर चिकित्सा से। गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है, ये अंतर डायरेक्टली पूछ लेंगे, ये यहाँ पर 241 ईयर्स का। चलते हैं आगे। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, आप देखो समुद्रगुप्त को बोलते हैं भारत का नेपोलियन, किसने बोला, विंसेंट स्मिथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों, गुप्त पीरियड यहाँ पर हो गया ओवर। अब आपको भी लग रहा होगा कि दोस्तों देखो लगभग यहाँ पर सभी वन लाइनर्स कवर कर लिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल 2 से 3 बार भी वीडियो को देख लोगे आप, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पक्का यहाँ पर बन जाएंगे। अब दूसरा है इसके अंतर्गत गुप्तोत्तर काल। अब इसके अंदर क्या आते हैं, कुछ वंश आते हैं जो हमें फटाफट से देख लेने हैं, संस्थापक, अंतिम राजा और इनकी राजधानी। सबसे पहला है यहाँ पर वर्धन वंश या जिसे पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। देख लो इसके संस्थापक कौन है, पुष्यभूति, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये है यहाँ पर पुष्यभूति। और राजधानी पूछेंगे, ये है इसकी थानेश्वर। आगे चलते हैं। वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे समझा जाता है, ये समझा जाता है आपका प्रभाकर वर्धन को। चलते हैं आगे। वर्धन वंश के किस शासक ने परम भट्टारक और महाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो ये की गई थी यहाँ पर प्रभाकर वर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी, तो ये की गई थी गौड़ नरेश, नाम क्या है, शशांक। शशांक किस धर्म का अनुयायी था, देखो 100 और 100 पकड़ लेना, ये है शैव धर्म का। बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था, ये है रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, ये कटवाया गया था यहाँ पर शशांक के द्वारा। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक, तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर हर्षवर्धन। आप सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों, थानेश्वर का हर्षवर्धन। शशांक को किसने पराजित किया, ये कराता है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनाता है कन्नौज को। चलते हैं आगे। हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, रिपीटेड है ये भी, ये होता है आपका यहाँ पर नर्मदा। और सबको पता होगा दोस्तों इसमें किसकी हार हो जाती है, ये हो जाती है आपकी हर्षवर्धन की। देखो अगला क्वेश्चन, इस युद्ध में किसकी पराजय हुई, ये होती है हर्षवर्धन की। चीनी यात्री हुएन सांग किसके शासन काल में भारत आया, तो हुएन में एच आएगा, यहाँ पर भी हर्षवर्धन में एच, एच और एच को मिक्स कर लेना। चलते हैं आगे। हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका शिलादित्य। हुएनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था, तो सबको पता होगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के उद्देश्य से आता है। स्थापना किसने करी है, कुमारगुप्त ने। ध्वस्त किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। हर्ष ने किस वर्ष अपने दूत चीन भेजे, ये भेजे गए 641 ईसा में। शुरुआत में हर्षवर्धन किस भगवान का उपासक था, ये था दोस्तों भगवान शिव और सूर्य का। चलते हैं आगे। हुएनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने किस धर्म का राजाश्रय प्रदान किया, तो ये किया गया दोस्तों बौद्ध धर्म का। हर्ष ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को अपनाया, ये अपनाता है यहाँ पर महायान शाखा को, बिल्कुल बनने के चांसेस हैं। चलते हैं आगे। हर्ष का दरबारी कवि कौन था, ये आई होप सबको पता होगा, बाण भट्ट। और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, हर्षचरित और कादम्बरी, दोनों का लेखक कौन है यहाँ पर, बाण भट्ट। आगे चलते हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की, तो ये सभी की गई हैं हर्षवर्धन के द्वारा। किसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी किसको माना जाता है, हर्षवर्धन को। हर्ष के अधीनस्थ शासक क्या कहे जाते थे, तो ये कहे जाते थे दोस्तों महासामंत या फिर महाराज। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को क्या बोला जाता था, तो ये बोलते थे दोस्तों सचिव या अमात्य। ये आपको डायरेक्टली वैसे ऑप्शन में मिलेगा। अमात्य क्या है, ये क्या है यहाँ पर मंत्री परिषद का मंत्री। किसके शासनकाल में, हर्ष के
प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य किसमें विभक्त था? तो ये था आपका प्रांतों में। प्रांतों को क्या बोला जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोलते थे भुक्ति। अभी ऊपर भी देख लिया हमने, गुप्त काल में भी बोला जाता था भुक्ति। प्रत्येक भुक्ति का शासक क्या कहलाता था? ये कहलाता था दोस्तों राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय, जो भी मिल जाएगा ऑप्शन में कर लेना। हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए शब्द प्रयोग हुआ तो ये हुआ है लोकपाल का। भुक्ति का विभाजन किसमें हुआ था? ये होता है आपका जिलों में। आगे चलते हैं, जिले के प्रधान को ये बोला जाता था विषयपति। और शासन की सबसे छोटी इकाई पूछेंगे, आंसर करोगे ग्राम। और ग्राम शासक के प्रधान को पूछ लेंगे क्या बोलते थे, तो ये बोला जाता था यहाँ पर ग्रामाक्ष पटेलक। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। देखो वन लाइनर हैं तो मान के चलना सारे ही यहाँ पर वन लाइनर इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये क्या है, जो थ्योरी वाला पार्ट है उसका निचोड़ मान के चलना। आप बिल्कुल, आपको एग्जाम में क्वेश्चन वीडियो से मिल जाएंगे, बिल्कुल सीरीज को छोड़ना मत। सबसे पहले हिस्ट्री कवर कर लेंगे, इसके बाद आता है देखो सल्तनत काल। वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है पहले वाले वीडियोस में, तो वो सल्तनत काल वो सब आप यहाँ पर उसी प्लेलिस्ट जो मैं पिन करूंगा उस प्लेलिस्ट को देख लेना। सल्तनत काल उसमें ऑलरेडी किया हुआ है। चलते हैं आगे। अश्वसेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो ये बोलते थे यहाँ पर बृहदेश्वर। और पुलिस विभाग के अधिकारियों को ये बोलते थे दंडपाशिक या फिर दांडिक। चलते हैं आगे। पैदल सेना के अधिकारियों को बोला जाता था तो ये बोलते थे दोस्तों महाबलाधिकृत या फिर बलाधिकृत। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख है? तो ये दोस्तों जल पंप ऑप्शन में मिलेगा, तुला यंत्र। चलते हैं आगे। हर्ष के समय मथुरा प्रसिद्ध किस लिए था? तो ये था दोस्तों यहाँ पर सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक बोला जाता है? रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, ये बोलते हैं हर्षवर्धन को। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये होता है दोस्तों मौखरी का नरेश। कौन था? गृहवर्मा। ये तो हमने उत्तराखंड में भी ऑलरेडी पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा होगा। मौखरी वंश का अंतिम शासक गृहवर्मा। देखो रिलेट सब कुछ यहाँ पर हिस्ट्री में मिल जाएगा आपको। हर्षवर्धन ने 606 ईसा में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये की गई थी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने कहाँ 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो ये किया गया था दोस्तों कन्नौज और प्रयाग में। गुज्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ये भी करता है आपका हर्षवर्धन। चलते हैं आगे। भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है, तो ये आप सभी को पता होगा दोस्तों। रचना है इसकी ये है आपकी सीयू की। चलते हैं आगे। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार बोला जाता है? अलग अलग करके याद कर लेना, डायरेक्टली पूछ लेंगे। वर्तमान शाक्य मुनि या फिर यात्रियों में राजकुमार किसे बोलते हैं? ह्वेनसांग को। हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है भारत। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहा? तो लगभग पूछेंगे, आंसर करोगे 14। ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कहाँ करवाया? तो ये करवाता है कन्नौज में। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रिपीटेड है, ये है आपका हर्षवर्धन। भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, यह कथन किसका है? तो ये है आपका यहाँ पर ह्वेनसांग का। ब्राह्मणों को दिए गए जाने वाला कर मुक्ति भूमि अनुदान को कहा जाता था, तो ये बोलते थे यहाँ पर अग्रहार। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? जलाशय की भूमि। चलते हैं आगे। हर्ष के काल में भूराजस्व की क्या सीमा थी? तो ये थी आपकी 1/6 से 1/10। अब यहाँ पर खत्म हो गया, ये भी अब करेंगे यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल याद करते हुए चलना। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछेंगे, आंसर करोगे दंतिदुर्ग। बाकी पूछ लेंगे यहाँ पर स्थापना कब की? 752 ईसा में। और राजधानी ये है आपकी मणिकर या फिर मान्यखेत, ये ऑप्शन में मिलता है आपको मान्यखेत। चलते हैं आगे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो। कैलाश मंदिर कहाँ पर है? एलोरा के अंदर है। और किसने करवाया है? ये है आपके कृष्ण प्रथम। किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? तो ये रहता है ध्रुव। प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को किसने पराजित किया? तो ये करता है यहाँ पर ध्रुव। चलते हैं आगे। ध्रुव को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका धारावर्ष। आगे चलते हैं। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को किसने पराजित किया? तो ये करता है आपका गोविंद तृतीय। अमोद्य वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना किसने करी? तो देख लीजिए किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में अमोद्य वर्ष ने करी है ये। आगे चलते हैं। आदि पुराण की रचना किसने करी? ये करता है आपका जिनसेन। जिनसेन की रचना, सॉरी दोस्तों, आदि पुराण की रचना किसने करी? ये करता है आपका जिनसेन। गणिताचार्य संग्रह की रचना किसने करी? ये करता है महावीराचार्य। अमोद्य वृत्ति की रचना ये करते हैं सात्यायन। ये देखो, ये 3-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल क्रम से पूछे जा सकते हैं, इनको याद कर लेना।
अमोद्यवर्ष ने किस प्रकार अपने जीवन का अंत किया? तो ये करता है दोस्तों तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर। चलते हैं आगे। अरब निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया? ये आता है आपका इंद्र तृतीय के शासनकाल में। और देखो दोस्तों, आज मॉर्निंग में यहाँ पर कम्युनिटी टैब में मैं आजकल काफ़ी क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, तो स्टैटिक जीके का एक पूछा था अभी डायरेक्टली कि तवा परियोजना किस राज्य में है? ज़्यादातर आंसर मिल रहे हैं गुजरात, लेकिन आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और ये तवा नदी के ऊपर ही है, ये यहाँ पर आप इसको नोट कर लो। चलते हैं आगे। शांति पुराण की रचना किसने करी? ये करता है आपका पौन्य ने। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? ये होता है राष्ट्रकूटों के। एलोरा में कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? अब यहाँ से है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो 34 हैं, 1 से 12 तक पूछ लेंगे, बौद्धों से संबंधित है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, अभी ले लेना, पहले मैं इसको हटा दूंगा। 13 से 29 तक हैं आपकी हिंदुओं की, 30 से 34 तक हैं जैनियों की, और इसमें पूछेंगे कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य किसके दरबार में रहते थे? ये थे आपके कृष्ण तृतीय। अब आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इसको कर देता हूँ मैं छोटा। चलते हैं अब आगे। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। फ्रेंड्स, यहाँ से 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस निकल के आते हैं, बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस को देखते हुए चलना। सबसे पहले आएगा इसमें देखो पल्लव वंश, पूछ लेंगे आपसे संस्थापक कौन है? ये है यहाँ पर सिंह विष्णु। आगे चलते हैं। सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना कब की? देख लीजिए, संस्थापक पूछेंगे सिंह विष्णु, और ये भी डायरेक्टली याद कर लो, इसका वर्ष 575 ईसा में। सिंह विष्णु ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो ये बनाता है दोस्तों कांची को, कहाँ पर है? तमिलनाडु। आगे चलते हैं। सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था दोस्तों वैष्णव धर्म का। किरातार्जुनी में के लेखक कौन थे? ये हैं दोस्तों भारवी। भारवी किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे सिंह विष्णु के। आगे चलते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो ये है दोस्तों अपराजित। देख लिया हमने, संस्थापक है यहाँ पर सिंह विष्णु, इसके अलावा लास्ट शासक पूछ लेंगे, आंसर होगा अपराजित। चलते हैं आगे। मत्स्य विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? ये रिपीटेड रहता है क्वेश्चन, ये करी गई है महेंद्र वर्मन के द्वारा। चलते हैं आगे। महाबलीपुरम में के एकाशम मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा ने करवाया था? तो ये करवाया गया था दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नरसिंह वर्मन ने किसकी उपाधि धारण की? तो ये करता है दोस्तों वातापी कोंड की उपाधि। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? तो ये था दोस्तों यहाँ पर नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन सेकंड ने किसकी उपाधि धारण की? तो ये की गई है, देख लीजिए आप, राजा सिंह आगमप्रिय और शंकर भक्त की। कांच के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। कैलाशनाथ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों राज्य सिद्धेश्वर मंदिर। चलते हैं आगे। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत कहाँ से हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। ये है यहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में है? द्रविड़ स्थापत्य कला में बना है। चलते हैं आगे। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? ये भी नोट कर लो। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी गुरु किसके शासनकाल में ही है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये दोनों का ही करवाया गया है नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमडगई अलवार किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे आपके नंदीवर्मन द्वितीय। अब करेंगे यहाँ पर दोस्तों अब ये चालुक्य वंश जो है इसकी कुछ शाखाएं थी। सबसे पहली है इसमें कल्याणी, तो कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव पूछेंगे आपसे, आंसर करोगे चालुक्य तैलप द्वितीय ने। चालुक्य वंश की राजधानी ये होगी आपकी मान्यखेड़। आगे चलते हैं। 973 ईसा में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर किसने अपना अधिकार कर लिया? तो ये किया गया यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय के द्वारा। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो ये की गई थी दोस्तों कल्याणी में। ऑप्शन में कल्याणी ही मिलने वाला है। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, ये है आपका विक्रमादित्य सिक्स्थ। आगे चलते हैं। विल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये दोनों ही थे दोस्तों यहाँ पर विक्रमादित्य सिक्स्थ के शासन काल में। चलते हैं आगे। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किस महान विधि वेदा ने की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, ये करी गई है विज्ञानेश्वर के द्वारा। आगे चलते हैं। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने करी? ये करी गई है विल्हड़ के द्वारा। चलते हैं आगे। अब आएगा यहाँ पर चालुक्य वंश का जो वातापी वंश था, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना पूछेंगे, आंसर करोगे जय सिंह के द्वारा। और इसका सबसे प्रतापी राजा ये है आपका पुलकेशिन द्वितीय। आगे चलते हैं। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने बहु स्वर्ण एवं अग्निस्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था? तो ये पता चलता है हमको यहाँ पर महाकूट स्तंभ लेख से। चलते हैं आगे। जिनेन्द्र का मेघूती मंदिर किसने बनवाया था? पुलिकेशन द्वितीय ने।
पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करी गई है परमेश्वर की उपाधि। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलिकेशन द्वितीय को कब पराजित किया? ये डेट डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ये है आपकी 642 ईसा में। पुलिकेशन द्वितीय से युद्ध में विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने किसकी उपाधि धारण की? तो ये करता है दोस्तों यहाँ पर वातापी कोंड की। चलते हैं आगे। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से था? रिपीटेड रहता है, काफी बार रट लेना है इसको, ये है यहाँ पर पुलिकेशन द्वितीय। चलते हैं आगे। वातापी का निर्माणकर्ता किसको माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है, ये है यहाँ पर कीर्ति वर्मन। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने किसकी उपाधि धारण की? तो ये की गई है दोस्तों शकलोत्तर पथ नाथ की उपाधि। दक्कन में अरबों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है विक्रमादित्य द्वितीय। दक्कन में अरबों के आक्रमण का मुकाबला किसने किया? आप देख लीजिए, इसी के शासनकाल में है तो यही मुकाबला करेगा, लेकिन ये किया गया है विक्रमादित्य सेकंड के भतीजे पुलिकेशी के द्वारा। चलते हैं आगे। विक्रमादित्य द्वितीय ने पुलिकेशी को किसकी उपाधि दी? तो ये दी गई है दोस्तों अवनी जनाश्रय की उपाधि। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, ये है यहाँ पर कीर्तिवर्मन द्वितीय। अब आएगा दोस्तों यहाँ पर वेंगी का चालुक्य वंश, इसके संस्थापक पूछेंगे, ये यहाँ पर विष्णुवर्धन, राजधानी है आपकी वेंगी। और सबसे प्रतापी राजा पूछेंगे विजयादित्य थर्ड, और इसी में पूछ लेंगे इसका सेनापति का नाम, ये है यहाँ पर पंडरंग। चलते हैं आगे। अब आएगा यहाँ पर चोल वंश, ये है इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट वंश, यहाँ से बनते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस। संस्थापक पूछेंगे विजयालय, देख लीजिए काल 850 से 87 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। राजधानी पूछ लेंगे किसको बनाया? तांजाई को बनाया गया है। उपाधि पूछ लेंगे विजयालय की, ये है यहाँ पर नर केसरी की। और ये वाला क्वेश्चन जो अब आएगा निशंभु सूदिनी देवी का मंदिर, ये रिपीटेड है, ये बनवाया गया है विजयालय के द्वारा। चलते हैं आगे। चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, ये करी गई है आदित्य प्रथम के द्वारा। पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? तो ये की गई है खुद राम की उपाधि। आगे चलते हैं। तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित किया? तो ये किया गया है परातंक फर्स्ट को। तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया है? तो ये बनवाया गया है दोस्तों राजराज प्रथम के द्वारा। दोस्तों अगर इस वीडियो को देख लोगे, अगर इस टॉपिक से कहीं पर से भी क्वेश्चंस आएगा तो मान के चलना इस वीडियो से ही आएगा, इसीलिए सारे क्वेश्चंस आपने देखने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आगे चलते हैं। राजा राज प्रथम ने कहाँ आक्रमण किया? श्रीलंका पर। किस धर्म का अनुयायी है? पूछ लेंगे, ये है यहाँ पर शैव धर्म का। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ? ये बन सकता है क्वेश्चन, ये हुआ है राजेंद्र प्रथम के शासन काल में। चलते हैं आगे। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? तो ये की गई है, देख लीजिए आप, गंगे कोंड चोल की। गजनी का सुल्तान महमूद किस भारतीय शासक के समकालीन था? ये था यहाँ पर राजेंद्र प्रथम के। राजेंद्र द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की? ये की गई है प्रकेसरी की। चोल वंश का अंतिम राजा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है यहाँ पर राजेंद्र तृतीय। चलते हैं आगे नेक्स्ट। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी? तो ये की गई थी, देख लीजिए आप, गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम के द्वारा। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? ये बोलते थे यहाँ पर पेरुंदरम। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को ये बोलते थे यहाँ पर शेरुंदकरन। ये देख लीजिए, डायरेक्टली 1 मार्क्स में पूछ लेंगे आपसे। आगे चलते हैं। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता बताइए। ये यहाँ पर स्थानीय स्वशासन। अग्रहारों एवं ब्राह्मण बस्तियों की सभा को क्या बोला जाता था? ये बोलते थे पेरू मक्कल। चलते हैं आगे। व्यापारियों की सभा को बोलते थे, ये बोलते थे नगरम। और इसमें पूछ लेंगे भूमि कर क्या हुआ करता था, इंपॉर्टेंट है, ये है आपको उपज का 1/3 भाग। चलते हैं आगे। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? ये चोल वंश की बात चल रही है, ये कहलाती थी यहाँ पर चतुर्वेदी मंगलम। दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ब्रह्मोदय। चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या है? तो ये है इसकी यहाँ पर पदाति सेना, यानी मान सकते हो पैदल सेना। चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता था? ये बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है यहाँ पर काशु। चलते हैं आगे। जयंगोंदर कौन था? तो ये था प्रसिद्ध तमिल कवि। आगे चलते हैं। कलिंग तुपड़ी की रचना किसने की? ये की गई है जयंगोंदर के द्वारा। जयंगोंदर किसका राजकवि था? ये था आपका कुलोतुंग प्रथम का। नाम भी देख लो, एकदम अजीब टाइप के हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा। तमिल साहित्य में त्रिरत्न किसे बोला जाता है? इसको अच्छे से कर लेना याद। ये हैं आपके कंबन, ओट्टा कुट्टुटन और
पुंगलेंदी को देख लीजिए, काफ़ी टफ है दोस्तों, लेकिन ये बन सकते हैं डायरेक्टली आपसे। आगे चलते हैं, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माना जाता है, देख लो। इससे ऊपर हमने देख लिया तमिल साहित्य के, अब यहाँ पर कन्नड़ साहित्य के, ये हैं आपके पंप पोन्नौर रन्न, राजेंद्र प्रथम के गुरु थे, ये थे आपके शैव संत ईशान शिवा। चलते हैं आगे, चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन सकता है, बिल्कुल, यह है आपका कावेरी पट्टनम। चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन सी समिति करती थी? ये थी यहाँ पर बगान समिति। पूछ लेंगे चोल वंश में, बताइए बगान समिति का संबंध किससे था? ये था सड़कों की देखभाल से। आगे चलते हैं, चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? तो ये था दोस्तों धान, यानी धान के बदले आप कुछ भी चीज़ एक्सचेंज वहाँ पर कर सकते थे। विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे दोस्तों अलवार, और शिव के उपासक बोले जाते थे नए नार। चलते हैं आगे, कलचुरी चेदी राजवंश, इसमें बस याद कर लेना आप, इनका संस्थापक पूछेंगे कोक्कल, राजधानी त्रिपुरी। इसके अलावा विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? ये की गई है गंगादेव के द्वारा। चलते हैं आगे, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक पूछेंगे, आंसर करोगे कर्णदेव। और लास्ट क्वेश्चन है, इस वंश का किस कलचुरी शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? ये की गई है कर्णदेव। अब देखो कलिंग पर विजय पाई है, यानी इंपॉर्टेंट हो गया है, ये है आपका कर्णदेव। चलते हैं आगे, अब आएगा यादव वंश स्थापना पूछ लेंगे, भिल्लम पंचम के द्वारा। सबसे प्रतापी राजा सिंहण, अंतिम शासक रामचंद्र, और रामचंद्र किसके सामने आत्मसमर्पण किया? ये किया गया है मलिक काफूर के सामने। अगला आएगा होयसल वंश स्थापना पूछेंगे, विष्णुवर्धन शाखा पूछ लेंगे, ये है यहाँ पर यादव वंश की ही शाखा है। और बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विष्णुवर्धन ने। कब? 1117 ईसा में। होयसल वंश का अंतिम शासक ये है आपका वीर बल्लाल तृतीय। देख लीजिए आप, होयसल वंश का संस्थापक डायरेक्टली पूछ लेंगे, विष्णुवर्धन, अंतिम राजा वीर बल्लाल। इन जो छोटे छोटे वंश हैं इसमें फर्स्ट याद कर लो, इनकी राजधानी और इनका अंतिम शासक। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है कदम्ब वंश स्थापना पूछ लेंगे, मयूर शर्मन ने, और राजधानी पूछेंगे वनवासी। आगे चलते हैं, गंगवंश संस्थापक पूछेंगे वज्रहस्त पंचम। अभिलेखों के अनुसार गंगवंश का प्रथम शासक ये है आपका कोंकणी वर्मा। दत्तक सूत्र पर टीका लगवाने वाला गंग शासक कौन था? ये बन सकता है क्वेश्चन। ये कौन है यहाँ पर? माधव प्रथम। आगे चलते हैं, काकतीय वंश इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, संस्थापक है बीटा प्रथम, राजधानी है अमकोंड। सबसे शक्तिशाली राजा पूछेंगे गणपति, राजधानी गणपति ने कहाँ स्थानांतरित की? ये कही है वारंगल में। और इसमें अंतिम शासक पूछेंगे प्रताप रुद्र। चलते हैं आगे, अब आएंगे कुछ सीमावर्ती राजवंश। पहला है इसमें पाल वंश, संस्थापक इंपॉर्टेंट काफ़ी, गोपाल कब की है? 750 ईसा में। राजधानी पूछेंगे मुंगेर। गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी गोपाल के द्वारा? ये है आपकी उदंतपुरी विश्वविद्यालय की। चलते हैं आगे, पाल वंश का सबसे महान शासक पूछेंगे धर्मपाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन वंशों के बीच हुआ? तो ये होता है आपका पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूतों के मध्य। चलते हैं आगे, उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया? ये करवाता है आपका देवपाल। गोडी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास किन शासकों के समय में हुआ? ये होता है पाल शासकों के समय। और पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ये थे आपके यहाँ पर बौद्ध धर्म के। चलते हैं आगे, अब आएगा यहाँ पर सेन वंश। स्टार्ट कर लेते हैं, स्थापना पूछेंगे, ये करेगी ये सामंत सेन ने गढ़ में की है। राजधानी नदिया, लखनौती, कुछ भी मिल जाएगा। प्रथम स्वतंत्र शासक पूछेंगे, आंसर करोगे विजय सेन। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? ये था यहाँ पर शैव धर्म का। आगे चलते हैं, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने करी? अलग अलग करके याद कर लेना दोनों को। ये करेगी ये सेन शासक बल्लाल सेन के द्वारा। अद्भुत सागर को पूर्ण रूप किसने दिया था? ये दिया है यहाँ पर लक्ष्मण सेन के द्वारा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ये रिपीटेड रहता है, देख लीजिए आपको। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने। पवन दूत के लेखक कौन है? धोई एवं ब्राह्मण। सर्वस्व के लेखक कौन है? हलायुद्ध किसके राज्यसभा में रहते थे? ये रहते थे लक्ष्मण सेन के। लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था, ये था आपका हलायुद्ध। देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर यानी शिव का जो विशाल मंदिर है, स्थापना किसने की है? विजय सेन के द्वारा। अभिलेखों को हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें स्पेशल मार्क कर देता हूँ। ये है आपका सेनराज वंश, देख लीजिए बिल्कुल हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करा है किसको? अभिलेखों को किसने? सेनराज वंश के द्वारा। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ये है आपका लक्ष्मण सेन। अब देखेंगे दोस्तों कश्मीर के कुछ राजवंश। कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किसने करी? ये देख लीजिए हिंदू वंश है ये की गई है यहाँ पर दुर्लभ वर्धन के द्वारा। कब? 627 ईसा में। ह्वेनसांग ने किसके शासन काल में कश्मीर की यात्रा करी? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है दुर्लभ वर्धन के शासन काल में। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा
ये तो बना ही आए हो, सबने नाम सुना होगा। ललितादित्य मुक्तापीड़। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मार्तंड मंदिर कहाँ है? कश्मीर में, ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा करवाया गया। देखो दोस्तों, ललितादित्य मुक्तापीड़ का नाम आएगा, सीधे चले जाना कश्मीर की तरफ, उसके बाहर से इसका संबंध कहीं है ही नहीं। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर किस वंश का उदय हुआ? ये है उत्पल वंश। संस्थापक पूछेंगे अवंती वर्मन। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना नाम से स्पष्ट हो जाएगा, अवंती वर्मन के द्वारा की गई है। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर किसका उदय हुआ? ये हुआ है लोहार वंश का। संस्थापक पूछेंगे संग्रामराज। लोहार वंश का कौन सा शासक विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था? ये था आपका हर्ष। और हर्ष का आश्रित कवि कौन था? ये है, देख लीजिए, कल्हड़। और कल्हड़ की एक पुस्तक पूछी जाती है, ये है आपकी राज तरंगिणी। रिपीटेड है, इसको रट लेना आप, कौन ने लिखा? कल्हड़। चलते हैं आगे। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ये है आपका जयसिंह। और किसके शासनकाल के साथ ही कल्हड़ की राज तरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है? ये है जयसिंह। आगे चलते हैं। कामरूप का वर्धन वंश, देख लीजिए, 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में किस वंश का उदय हुआ? वर्मन वंश का। संस्थापक पूछेंगे पुष्यवर्मन। राजधानी पूछेंगे, ये थी आपकी प्रयाग ज्योतिष में। चलते हैं आगे। अब आएंगे कुछ राजपूत वंश, उसके अंदर पहला है गुज्जर प्रतिहार वंश। संस्थापक है यहाँ पर मालवा का शासक था नागभट्ट प्रथम, बस ये याद कर लो, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट को किस सम्राट ने हराया? ये हराता है राजपूत सम्राट गोविंद तृतीय। चलते हैं आगे। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा बनता है क्वेश्चन, यह यहाँ पर मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को। किसका भक्त था? विष्णु का। मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में किसकी उपाधि धारण की? ये करता है पर आदि वाराह की। राजशेखर प्रतिहार किस शासक के दरबार में रहते थे? ये रहते थे आपके महेंद्रपाल। और इस वंश का अंतिम शासक ये है आपका यशपाल, देख लीजिए, काल 1036 ईसा में। अब आएगा आपका गढ़वाल राजवंश या राठौर, कुछ भी बोल लो। संस्थापक चंद्रदेव। राजधानी थी इनकी वाराणसी में। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा ये है गोविंद चंद्र। आगे चलते हैं। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा था? रिपीटेड है, ये लिखा गया है लक्ष्मीधर के द्वारा। गोविंदचंद की कौन सी रानी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया? ये बनवाती है रानी कुमार देवी। इस वंश का अंतिम शासक बन सकता है जयचंद। जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर से अपहरण करने पर लिया था, किसने किया था दोस्तों? ये किया गया है पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। और जयचंद की मृत्यु आप सभी को पता होगा, मोहम्मद गोरी के साथ 1194 चंदावर का युद्ध। रिपीटेड है, 3 लड़ता है गौरी, 1191, 1192 और ये तीसरा है आपका 1194। ये हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, जब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मध्यकालीन भारत, उसमें ये आएगा। उसके बाद का टॉपिक होता है सल्तनत काल, ऊपर ही बता दिया है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्लेलिस्ट में आप देख लेना। टॉपिक वाइज हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है हमारी, टॉपिक वाइज हिस्ट्री, उसमें आपको ये चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा। सबसे पहले कर रहे हैं हिस्ट्री को कंप्लीट, काफ़ी जल्दी, मान लीजिए 4 से 5 वीडियो और होंगे, फिर हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद करेंगे पॉलिटी को स्टार्ट। चलते हैं आगे। परमार वंश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्थापक उपेंद्र राज। राजधानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, धार नगरी है। और परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा ये है आपका राजा भोज। भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने करवाया? ये करवाता है राजा भोज। आगे चलते हैं अब। नैषधीय चरित के लेखक कौन है? ये है यहाँ पर श्रीहर्ष। और प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने करी? ये करी गई है मेरुतुंग के द्वारा। राजा भोज ने किन विषयों पर ग्रंथ लिखे? तो देख लीजिए, चिकित्सा विषय, गणित और व्याकरण पर। नवसाहसांक रचित के चरिता कौन है? उल्टा बोल दिया मैंने, नवसाहसांक चरित के रचयिता होना चाहिए, ये हैं आपके पद्मगुप्त। 10 रूपक के रचयिता कौन थे? ये हैं आपके धनंजय। राजा भोज ने किसकी उपाधि धारण की? इंपॉर्टेंट है, बन सकता है कविराज की। चलते हैं आगे। अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये करवाते हैं यहाँ पर राजा भोज। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज के द्वारा। भोजपुर नगर की स्थापना नाम से स्पष्ट है, राजा भोज। आगे चलते हैं। परमार वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तोमर वंश का। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल के द्वारा। तोमर वंश के बाद कौन सा वंश है? ये आता है आपका चाहमान या फिर चौहान वंश। अब संस्थापक देख लेते हैं, ये है यहाँ पर वासुदेव। प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र। अजय राज द्वितीय ने किसे अपनी राजधानी बनाया? अजमेर नगर को। अजमेर नगर की स्थापना डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ये है अजय राज द्वितीय के द्वारा। सबसे शक्तिशाली शासक ये हैं यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने करी? ये करता है आपका विग्रहराज फोर्थ। विग्रहराज फोर्थ के राजकवि ये हैं आपके सोमदेव। ललित विग्रहराज नामक नाटक किसने लिखा है? पूछा जाता है, लिखा है सोमदेव के द्वारा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरुआत में क्या थी? तो देख लीजिए दोस्तों, ये क्या थी? विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक
विद्यालय। चलते हैं आगे। इस वंश का अंतिम शासक ये यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, चंद्रबरदई, इसने क्या करी है, पृथ्वीराज रासो की रचना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किस शासक ने बनवाया है? बन सकता है बिल्कुल दोस्तों, ये बनवाया पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। अब देख लो जो मैंने भी आपको ऊपर क्वेश्चन बताए थे, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच होता है, और जीतता कौन है इसमें? पृथ्वीराज तृतीय। इसके बाद दूसरा होता है दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध कब? 1192 में। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों? मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। चलते हैं आगे। अब आएगा यहाँ पर चंदेल वंश। इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अभी नीचे बताऊंगा आपको। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड में किस वंश का आरंभ हुआ? ये होता है आपका चंदेल वंश का। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका जेजाक भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक ये है यहाँ पर नन्नू। कब की गई है? 831 ईसा में। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रारंभिक राजधानी है कालिंजर में। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से कहाँ स्थानांतरित करी? ये करते हैं यहाँ पर खजुराहो। अब खजुराहो में जैन मंदिर है। आगे चलते हैं। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक कौन था? रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर यशोवर्मन। चलते हैं आगे। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर किसे पराजित किया? ये करता है यहाँ पर प्रतिहार राजा देवपाल को। जिन्ननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कोई भी पूछा जा सकता है, अलग अलग याद कर लो। राजा धंग के द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया? कब पूछेंगे? 999 ईस्वी में राजा धंग के द्वारा। प्रबोध चंद्रोदय की स्थापना किसने करी? रिपीटेड है, कृष्ण मिश्र के द्वारा। कृष्ण मिश्र किसके दरबार में रहता था? ये रहता था चंदेल का शासक कीर्तिवर्मन के दरबार में। और अंतिम शासक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपके परमदेव देव। चलते हैं आगे। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश, इस संस्थापक पूछेंगे। मूलराज प्रथम राजधानी थी इनकी अनहिलवाड़ में। मूलराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। महमूद गजनी ने किसके शासन काल में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया? आप सभी को बताओ सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में इसने कर रखा है, भीम प्रथम के शासनकाल में। देखो दोस्तों, ये जब आए थे बाहर से महमूद गजनी, ये सब लूट पाट के उद्देश्य से भारत आए थे। भारत को ही मुगलों ने मान के चलना बर्बाद करने में सबसे बड़ा काम इन्हीं का था। ये क्या करते थे दोस्तों? आए यहाँ से लूटपाट मचाई, धन वगैरह इकट्ठा किया, मंदिर तोड़े और यहाँ से चले गए। और वही कहानी दोस्तों मुगलों की भी थी। इन्होंने भी भारत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप सभी को पता ही होगा, ये मग्न रहते थे अपने शराब के सेवन में, भारत का ही धन लूटा और लास्ट में 2 से 3 चीज़ें बना गए। तो लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर कि मुगलों ने बहुत कुछ किया है। दोस्तों कुछ वैसे तो नहीं किया गया है। हमारे ही देश का धन लूट के यहाँ पर अंग्रेजों को शासन काल दिया, सत्ता के नशे में चूर होके। यही सब चीज़ें हैं। हिस्ट्री को अगर डीप जाओगे तो आपको यहाँ पर सच्चाई सब कुछ पता लगेगी। अब चलते हैं आगे। हम कहाँ पर थे? हाँ ठीक है। आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दिलवाड़ा में प्रसिद्ध है जैन मंदिर आबू पर्वत के ऊपर, भीम प्रथम के सामंत विमल के द्वारा बनाया गया है। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक ये है आपका जय सिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में रहता था? जय सिंह सिद्धराज के। मोढेरे के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हो? बनता है डायरेक्टली, ये है आपका सोलंकी राजाओं के शासन काल में। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया है जय सिंह सिद्धराज के द्वारा। चलते हैं आगे। सोलंकी शासक कुमारपाल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। सोलंकी वंश का अंतिम शासक काफ़ी रिपीटेड है, ये है आपका भीम द्वितीय। गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किसने करी? ये करता है आपका भीम द्वितीय के सामंत लवण प्रसाद के द्वारा। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक बिल्कुल बन सकता है आपका बघेल वंश का था, कर्ण द्वितीय। अब चलते हैं आगे। सिसोदिया वंश, यहाँ से भी मान के चलना क्वेश्चन निकलता है। सिसोदिया वंश के शासन अपने को क्या बोलते थे? तो यहाँ के शासक खुद को बोलते थे सूर्यवंशी। सिसोदिया वंश के शासक किस स्थान पर शासन करते थे? ये करते थे मेवाड़ पर। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राणा कुंभा द्वारा। कहाँ पर? चित्तौड़ में। आगे चलते हैं। खतौली का युद्ध किनके मध्य हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये होता है यहाँ पर राणा संघा और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाला पार्ट होता है एंड। आई होप आप सबको पसंद आया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत। उसके बाद देखिए सल्तनत काल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।